जैसा कि आप दोस्तों को मैंने रात को मैसेज किया था, वो आज हमारे लेक्चरर थे मोहतरम शहजाद सही साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारे भाई बैठे हुए हैं मुदस्सिर अबीद घुमन साहब, ये हमेशा इन्होंने बैकबोन का किरदार अदा किया है। जब भी इन्हें मैंने रिक्वेस्ट की है और इन्होंने हमेशा ही इज़ काइंड एनफ कि वो आके उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया और इस प्रोजेक्ट को स्मूथली चलाने में उन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया। तो सीपीसी के हवाले से आज मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो मुदस्सिर साहब मौजूद हैं। तो जैसा कि आप तमाम एस्पिरेंट्स मौजूद हैं और स्ट्रेंथ भी आपके सामने जो सिचुएशन है, तो जो मैंने पहले भी आप लोगों के इल्म में लाया था कि मोस्ट प्रोबेबली ये मेरा ख्याल लास्ट वीक ही होगा हमारा इस प्रोजेक्ट के हवाले से, क्योंकि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे मैं अगेन एंड अगेन ये करता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट कहेंगे तो इंशाल्लाह जनवरी भी चल सकता है, लेकिन दैट इज़ डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, जो कि दिन ब दिन, बल्कि अब तो बिल्कुल ही काफ़ी कम हो गया, मसरूफ़ होंगे मेरे सारे रिस्पेक्टिव बार मेंबर्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरम मुदस्सिर अबीद घुमन साहब से कि वो अपना सीपीसी का जो रेलेवेंट हमारा लेक्चर है वो उसको स्टार्ट करें। ऑर्डर आपका 5 तक तो कंप्लीट हो गया। 6, 7, 8, 9 और 10 ये 5 ऑर्डर ऐसे जिनको हम आज टेकअप करेंगे, ठीक है। ऑर्डर 6 आपका है प्लीडिंग। सिविल केसेस में जो प्लीडिंग है या ड्राफ्टिंग है, कन्विंसिंग प्लीडिंग जिसको दूसरी सेंस में हम वैसे कहते हैं, ये आप समझने के बेस होती है आपके पूरे केस की। इसी के अंदर जो कुछ आपने अलेज करना है, क्लेम आपने जो लिखना है, इसी की बुनियाद पे आप पूरा केस चलाएंगे। आपने बहुत सारी जजमेंट्स भी सुनी होंगी कि आप प्लीडिंग से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। जो आपने एक दफ़ा अपनी प्लीडिंग्स के अंदर लिख दिया, आपने जो अलेज कर दिया, आपने वही प्रूव करना। आप नई कोई चीज़ उसके अंदर सब्सिक्वेंटली विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट शामिल नहीं कर सकते। तो आपका जो ऑर्डर 6 है प्लीडिंग का, इसके अंदर जनरली बता दिया गया है कि प्लेन और रिटन स्टेटमेंट के अंदर आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या क्या है, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बता दिया कि प्लीडिंग जो है उसके अंदर आपने फैक्ट्स को लिखना होता है, आपने उसके ऊपर लॉ को एक्सप्लेन या नहीं लिखना, जिक्र भी नहीं करना। आपने अपनी प्लीडिंग्स के अंदर एविडेंस का भी कोई जिक्र नहीं करना, और अपनी प्लीडिंग को आपने कंप्रीहेंसिव और शार्ट लिखना। आप उसको 20-25 पेजों का आप दावा लिखने की तरफ बैठ जाएं, या आप जवाब दावा लिखने बैठ जाएं, या आपने कन्विंसिंग प्लीडिंग में भी पढ़ा होगा। और इन 2-3 जो ऑर्डर हैं, स्पेशली 6, 7 और 8, इसके अंदर बार बार ये बात की गई है कि आपने स्पेसिफिकली वो चीज़ें सिर्फ लिखनी है जो आपकी बोन ऑफ कंटेंशन है। एलैबोरेट जो है वो लेटर स्टेज एट द टाइम ऑफ एविडेंस आप उनको कर सकते हैं, लेकिन आपने जो प्लीडिंग लिखनी होती है वो कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए। और उसके ऊपर आप तरीकाकार है उसका, आपको अपेंडिक्स ये बता रहा है। ऑर्डर 7 के अंदर पहले ही रूल के अंदर ये लिखा गया है कि आप किसी प्लेट के अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपने स्पेसिफिकली इसकी प्रैक्टिस की हुई है कि प्लीडिंग के अंदर लिखना क्या है। 3-4 शार्ट सी बातें हैं, बार बार वही कहूँगा कि आप अगर कोई चीज़ मिस भी हो जाती है, कोई ऐसा रूल जो कंप्लाई नहीं भी हुआ, तो वो कंडोनेबल है। उसको कोर्ट ये नहीं कहते कि आपने इसके ऊपर वेरिफिकेशन स्ट्रिक्टो सेंसो नहीं लिखी तो बस ये आपका सूट ही पूरा डिसमिस हो जाएगा। मिसाल एक और दे देता हूँ कि आपने अक्सर बार देखा होगा जो केसेस चलते हैं उनके अंदर हमने कभी लिस्ट ऑफ वारसान भी नहीं लगाई, ना हम दावे के साथ लगाते हैं, ना हम जवाब दावे के साथ लगाते हैं, लेकिन डिग्री फिर भी आ जाती है। लेकिन अगर जब हम पढ़ें
तो प्लेन के साथ भी लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव लगाना शैल के साथ लिखा हुआ है, मैंडेटरी है। अगर आपने लिस्ट ऑफ लीगल लेयर्स नहीं लगाई प्लेंटिफ ने अपना दावा ड्राफ्ट करते हुए, फाइल करते हुए, तो वो उस बेस पे सूट डिसमिस हो सकता है। लेकिन ये इतना मैंडेटरी प्रोविजन होने के बावजूद भी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, हालांकि करना नहीं चाहिए। लॉ जो है वो अपनी ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लॉ इसलिए नहीं आया कि आप बस उसके ऊपर डंडी मारना शुरू कर दें और चले। ये स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस का एक मोड है, वो चलता आ रहा है, प्रिवेल कर रहा है। लॉ और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ चलती है, अल्टीमेटली फिर वही डेस्टिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। रिटन स्टेटमेंट में भी यही है कि आपने लीगल एड्स की लिस्ट लगानी है, लेकिन अमूमन प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा होगा नहीं लगी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस एक स्मूथली चलता है। और लॉ का आंसर हमेशा कोर्ट करती है। ये कोर्ट में देख रहे हैं कि अगर एक लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं तो कोर्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है कि आपने ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, लेकिन वहाँ पे भी बिल्कुल साइलेंस होती है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने ये आर्डर पोर्शन के अंदर अगर कोई इस तरह की प्रोविजंस वायलेट हो रही होगी, अगर आपने प्रॉपर ऑब्जेक्शन रेज नहीं भी किया, वो स्मूथली चल रहा है, देखा बस ये जाता है कि कोई ग्रास इन जस्टिस तो नहीं हो रहा। लेटेस्ट स्टेज पे अगर कोई मदई अगर डेथ ना भी हो, ठीक है, फिर तो लीगल एड की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉ ने ये मैकेनिज्म सारा इसलिए दिया है सिर्फ लिटिगेंट की या वो बंदा जो अग्रीव्ड है जिसका कोई क्लेम है उसकी सहूलत के लिए, ठीक है। लॉ एड करता है विजिलेंट लोगों को और जो अग्रीव्ड होते हैं उनको, ये वर्ड अक्सर यूज होता है, लॉ एड करता है। और अगर आपने लीगल एड्स की लिस्ट के ऊपर कंप्लायंस करवाई हो दोनों साइडों से, मदई की तरफ से भी और डिफेंडेंट की तरफ से भी, तो फिर वो एक प्रोसेस थोड़ा सा 4-5 महीने ले जाता है आपका। क्या आप जी अगर किसी की डेथ हो गई है तो जनाब दें एप्लीकेशन और उसके ऊपर एक लिस्ट ऑफ लीगल एड्स दाखिल करें, फिर उनको एक प्रोसेस में चैनल में डालें, तो ये टाइम सेविंग हो सकती थी अगर ये साथ ही कंप्लायंस करवा ली जाए। इसी तरह इसके प्लीडिंग के अंदर ही है कि आपके पास जो पोजेशन में डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको अनेक्स कर दें प्लेन के साथ। लेकिन आपने देखा होगा प्लेन के साथ हम सिर्फ वो चीज़ें हाईलाइट कर देते हैं, अपने रिलायंस लिस्ट पे लिख देते हैं या पेश करदा पे लिख देते हैं, और उसके बाद जाके एविडेंस स्टेज पे बाय सरप्राइज कुछ चीज़ें दे देती हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्शन आ जाते हैं और कुछ के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं आते और वो चली जाती है। फिर आपको 13 लोगों की एप्लीकेशन देनी पड़ जाती है अगर ऑब्जेक्शन आ जाए, एडिशनल एविडेंस की तरफ चले जाती है। तो ये सारी अगर कंप्लायंस एज इट इज़ जिस तरह लॉ ने बताई हुई है आर्डर 6, 7 और 8 के अंदर, अगर इसकी कंप्लायंस ट्रू सेंस में की जाए तो फिर ये लिटिगेंट का टाइम सेविंग हो सकती है। लेकिन फिर बात वही है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के अंदर बस कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, करना नहीं चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी है, अक्सर लोग हम वायलेट करते हैं, जैसे लिखा है कि अगर किसी को एंगेज किया गया काउंसिल तो काउंसिल के साइन भी प्लीडिंग पे होंगे और एप्लीकेंट या प्लेंटिफ जो भी है उसके भी सिग्नेचर है। ये दोनों मैंडेटरी प्रोविजंस हैं। शेल का वर्ड यूज है इसमें, ठीक। आपने अक्सर देखा होगा, इसमें भी थोड़ी सी, मैं सारे इतराज़ात आज कर रहा हूँ आपके साथ, कि इसमें भी काउंसिल जो है वो सिर्फ मुकालता में साइन करवाता है और बाकी अपनी तरफ से एप्लीकेशन मूव करता है। हालांकि ऐसा वहाँ नहीं लिखा हुआ। एप्लीकेंट जो होगा वो भी साथ सिग्नेचर करेगा, ठीक है। और उसके ऊपर वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन के अंदर बड़ा क्लैरिटी कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि आपने प्लेस भी लिखनी है जहाँ वेरिफिकेशन हुई है, आपने डेट भी लिखनी है, ठीक है, और आपने पैरावाइज उनको एंडोर्स भी करना है। लेकिन सम टाइम आपने अक्सर देखा होगा कि स्टीरियोटाइप लिखी होती है, इनाफ जिमनाफ दावा जो है हम उनको तस्लीम करते हैं हमारी टीम के साथ लोग। हालांकि 6-15 जो है या 6-14 जो वेरिफिकेशन और सिग्नेचर का है उसमें ऐसी भी बात नहीं लिखी हुई, उसमें लिखा हुआ है कि आपने हर चीज़ को अलग-अलग से बताना है, आपने वो किस जगह पे हुआ है, कौन सी डेट पे हुआ है, और उसके पैरा जो हैं आपने प्लेन और रिटन स्टेटमेंट के उनको आपने स्पेसिफिकली ऑन ओथ एक्सेप्ट या डिनाई करना, ठीक हो गया। अच्छा,
ये 6 और 7 और 8 ये तीनों चूंकि इकट्ठे हैं, प्लीडिंग, दावे और रिटर्न स्टेटमेंट, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को हम प्लीडिंग कहते हैं। खाली प्लेंट को भी प्लीडिंग कहा जा सकता है, खाली रिटर्न स्टेटमेंट को भी प्लीडिंग कहा जा सकता है, ठीक है। एंड का वर्ड यूज नहीं है, और का वर्ड यूज है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। अगर प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट होता तो प्लीडिंग होती, तो फिर तो ये कहा जा सकता था जब तक जवाब दावा नहीं आएगा तब तक प्लीडिंग मुकम्मल नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर खाली प्लेंट है, प्लीडिंग की कैटेगरी में आती है, जवाब दावा है, रिटर्न स्टेटमेंट है, उसको भी हम प्लीडिंग कह सकते हैं। अब आपकी प्लीडिंग जो है उसने क्राइटेरिया मीट करना है, ऑर्डर 6 सारे का सारा। उसमें 3-4 चीजें आपको बता देता हूँ कि अगर आपने किसी चीज के ऊपर प्लेंट आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, आप मैलिस, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस की बेस पे है आपका केस, तो फ्रॉड को आप डिटेल के साथ अलर्ट करेंगे कि आपके साथ फ्रॉड कैसे हुआ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, आप उसको डिटेल के साथ अलर्ट करेंगे। आप सिंपल ये कह के अपनी कंप्लेन जो प्लेन है वो कंक्लूड नहीं कर सकते कि जनाब मेरे साथ इस काम में फ्रॉड हुआ। आपने फ्रॉड को थोड़ा एलेबोरेट करना है अपनी प्लेन में, उसकी कड़ियाँ जोड़नी है कि ये कैसे हुआ है। मजीद एलेबोरेट जो है वो जाके आप एविडेंस में कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें सिंपल, जिसको हम दूसरे लफ्जों में अवैध का लफ्ज यूज करते हैं, वो बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट में होता है। इसी तरह आपकी दूसरी जो प्लीडिंग है, रिटर्न स्टेटमेंट, आपने देखा होगा हम अक्सर जवाब दावा लिखते हैं ये कि गलत है, इनकार है, ये गलत चीज़ है। इस तरह की जवाब दावे में कोई गुंजाइश नहीं है। आप जब ये प्लीडिंग लिखते हैं लिहाजा गलत है, इनकार है, तो इसका मतलब ये है कि आप सम एक्सटेंट उस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। आप सिंपल डिनाइल नहीं कर सकते, इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं इवेसिव डिनाइल, कि किसी ने कुछ चीज़ रद्द की है अपनी प्लेन के अंदर प्रॉपर तरीके से, आप उसका रिप्लाई सिर्फ ये दे रहे हैं कि ये ज़िम्मन गलत है लिहाजा इनकार है, ठीक है। इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं इवेसिव डिनाइल। आप जैसे भागते भागते हुए किसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं, तो लॉ इस चीज़ की परमिशन ही दे रहा कि जनाब आप इवेसिव डिनाइल करते जाएं। आपने कैटेगरी हर चीज़ जो ज़िम्मन के अंदर अलेज किया गया है उसको आपने स्पेसिफिकली काउंटर करना है, आपने उसके ऊपर रिप्लाई देना है आपने, फिर जाके आपका रिप्लाई जो है वो या रिटर्न स्टेटमेंट है वो अवैध डिनाइल की कैटेगरी से बाहर आती है। ये ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हैं अगर आपके सामने इस तरह की कोई रिटर्न स्टेटमेंट आ जाए जिसके अंदर सिंपल ये स्टीरियोटाइप रिटर्न स्टेटमेंट हो कि ये डिनाई किया जाता है। अब प्रैक्टिस का हिस्सा है, लॉ में कहीं प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में हम प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में खुल के खेलते हैं, ठीक है। प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन में हम पूरी डिटेल के साथ लिखना जो चाहें, काउंटर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमने पैरा वाइज एरिया में सिर्फ पैरा का रिप्लाई देना होता है, ठीक है। मजीद उसको एलैबोरेट हम इसलिए नहीं करते क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ प्लीडिंग फिर थोड़ी एलैबोरेट हो जाती है, वो बेसिक रूल से हट जाती है। ये 3-4 चीज़ें इसके अंदर थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ओवरव्यू की हद तक हम जाएंगे। इसी वीक का आपको वो क्लासेस खत्म कर रहे हैं, सर सब आपको बता भी गए हैं कि नेक्स्ट वीक से प्रॉबिलिटी कि वो मेरा नहीं करेंगे क्लासेस को, तो इसमें कोशिश करते हैं थोड़ा हल्का हल्का टच हर आर्डर को देते हुए एंड तक जहाँ तक जा सकते हैं। ये अवैध डिनाइल कहते हैं, ये रिटन स्टेटमेंट में वर्ड लिखा हुआ है, रूल 8 है, रूल आई थिंक 6 या 4 या 5 वैसा याद है, आप देखते जरा, मेरे पास सीखी से नहीं है। अब जी 5, 6, 7 है अवैध डिनाइल। ये उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप सिंपल डिनाइल नहीं करेंगे। आपने देखा अगर जवाब दावा लिखते हुए हम ये गलती करते हो कि जनाब ये जिम्मन गलत है लिहाजा इनकार है, ऐसा ना लिखिएगा। ये आपका कंस्ट्रूड या समझा जाएगा जैसे एडमिटेड है, आपने उसको डिटेल से काउंटर नहीं किया और आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। इस तरह एक लफ्ज होता है कंडीशन प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जो कंडीशन प्रेसिडेंट होता है, मिसाल दे देता हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए कि कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है। सादी से मिसाल देने लगा हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। दूसरे लफ्जों में कहते हैं किसी चीज़ का लाजम मंजूम होना। नमाज के लिए वजू कंडीशन प्रेसिडेंट है, इसीलिए किसी चीज़ के लिए आपका केस जो है वो बेस कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वो कॉन्ट्रैक्ट उस प्लेन का कंडीशन प्रेसिडेंट है। आपकी कोई प्लेन जो है वो सारी की सारी उसके ऊपर फ्रॉड पे मबनी है,
वो फ्रॉड आपका कंडीशन प्रेसिडेंट है। उस कंडीशन प्रेसिडेंट को आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है। कंडीशन प्रेसिडेंट को अगर आप मिस करेंगे तो आप बेस को मिस कर गए। ठीक है, कंडीशन प्रेसिडेंट के ऊपर आपने बाकायदा उसको, अगर आपका कोई नोटिस के ऊपर केस है, आप नोटिस को लैच करेंगे प्रॉपर कि मैंने फलां तरीके से फलां डेट को, कंटेंट ना लिखें उसके ऊपर, लेकिन आपने उसको स्पेसिफाई करना जरूर है कि इसको मैंने नोटिस भेजा फलां डेट को, उसका इसको प्रॉपर अप्लाई नहीं किया, वो नोटिस साथ अनेक्स हो जाता है, वो उसकी डिटेल अलग से। प्लेन फाइल करते वक्त या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते वक्त आपको ये कहा जाता है कि आपके पोजेशन में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आप रिलाई करते हो, वो आप उसको अटैच अनेक्स करें अपनी प्लीडिंग के साथ। लेकिन ये प्लीडिंग के साथ अनेक्स करने का फायदा क्या होता है? जब आप इशू फ्रेम करते हैं तो इशू खाली प्लीडिंग से नहीं होते, इशू जो है वो आपके प्लेटिंग प्लस ऐसी प्रोपोजिशन जो डॉक्यूमेंट्री होती है, वो अदर इंटेरोगेटरीज जो है उनको टेकअप किया जाता है, या अगर आपकी एग्जामिनेशन आर्डर 10 के तहत हुई हो तो कोर्ट उनको भी देखती है। आपने अक्सर देखा होगा ये बहुत बड़ा लकूना रह जाता है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आफ्टर ओरल एविडेंस या फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद आते हैं कोर्ट के सामने, हालांकि वो रिलायंस पे लिखे होते हैं, अगर वो चीज़ें साथ अटैच की होती, उनके ऊपर एक प्रॉपर इश्यू फ्रेम होता, उसके ऊपर आप किसी डॉक्यूमेंट को रिबट करते किसी डॉक्यूमेंट से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिस है हो जाता है कि ये चीज़ों के ऊपर हम पॉइंट आउट ही नहीं करते कि जनाब ये इनके कब्जे में तो थी, लिखते ही नहीं हम अपने रिलायंस लिस्ट पे ये मेरे कब्जे में थी या नहीं। उसकी जजमेंट भी है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक वो अदालत में प्रोड्यूस की, जैसे आप हमारे कि वो साथ लगानी जरूरी इसलिए है कि वो जो है ना उसके इशू अगर उनके कब्जे में है वो शो नहीं की जाती डेट की कंसिडर की समझा ये जाएगा कि बाद में इसको इम्प्रूवमेंट ना करे, यानी वो डॉक्यूमेंट फेक तैयार ना हो। इसका जजमेंट है कि जिसके वो निकालता है या पेश कर रहा है उसको नेक्स्ट डेट तक प्रोड्यूस करें जुरी को, अगर वो नहीं करता तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाए। मैं बात तो वही कर रहा हूँ कि अगर ये सारी बेसिक नेसेसिटीज हैं कि आप ऑर्डर 6, 7 और 8 को पढ़ लें और उसकी रिक्वायरमेंट प्लीडिंग पे पूरी होनी चाहिए, लेकिन बात वही सिस्टम की कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करते, उसके बावजूद कुछ इशू फ्रेम हो जाते हैं और उन्हीं के ऊपर केस चलता है, फिर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में बतौर एग्जिबिट भी लगते हैं। ठीक है, अब तो नया तरीका आ गया कि पिक्चर्स को भी एग्जिबिट लगना शुरू हो गया है, हालांकि पिक्चर्स का जो स्टेटस है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या प्राइमरी के ऊपर नहीं है। अब अनफॉर्चुनेट है, ये बेसिक ड्यूटी तो हमारी है बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कि हम इन चीज़ों को पॉइंट आउट करें। ठीक है, हमने कोर्ट को असिस्ट करना होता है। हमें लगता है कि यहाँ पे कोर्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं चल रही, तो पॉइंट आउट हमने करना है। अब अपनी एप्लीकेशन, कल भी मैं परसों लास्ट जो बता रहा था कि आप अपने पॉइंट के ऊपर आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू उसको एजुकेट जरूर करें। आपको अगर लगता है कि उसने प्लेन के साथ नहीं दी डॉक्यूमेंट्स, आप फ्रेमिंग ऑफ इशू से पहले उनको लगवाएं। आपको ऑर्डर 6 और 7 के अंदर भी लगाना पड़ता है और उसके बाद फिर आपको 13 भी कह रहा है कि आप उनको अपनी प्लेन के साथ अनेक्स्चर करें। लेकिन ये सारे सिर्फ आपके साथ फ्लॉ ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ जो हम अमूमन प्रैक्टिकल लाइफ में देखने के नहीं लगे हो। अगर मेरे सामने उस तरह का स्टीरियोटाइप रिटन स्टेटमेंट आ जाए तो मुझे तो केस के ऊपर इशू फ्रेम होते हुए उस तरह नजर ही नहीं आते कि अगर आप स्टीरियोटाइप जवाब दे रहे हैं कि जी काज ऑफ एक्शन नहीं है और वो, और ये सारे काज ऑफ एक्शन अलेज कहाँ किए जाते हैं, क्योंकि फिर वो जजमेंट्स आ गई हुई हैं कि प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन भी पार्ट ऑफ रिटन स्टेटमेंट है, अलेज है। लेकिन आपने देखना है कि प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट पूरी ऑर्डर 8 में नहीं है। ऑर्डर 8 तो आपको सिंपली कह रहा है अपने प्लेन को पैरावाइज रिबट करें। मैंने इसलिए कह दिया कि हम प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन देते हैं, उसमें हम खुल के खेलते हैं, ये भी लिख दिया वो भी लिख दिया, और जो पैरावाइज है जिसका हमने प्रॉपर आंसर करना है उसका हम अवैस्टिव डिनाइल करते जाते हैं कि ऊपर जवाब दे दिया, ऊपर जवाब दे दिया। तो ये भी एक फ्लॉ है, बहुत बड़ा फ्लॉ है। इसके ऊपर भी कभी आप एतराज करें, ये स्टीरियोटाइप है, आप ऑर्डर
एप्लीकेशन दे देना सबसे बेस्ट है अगर आप अपना पॉइंट एजुकेट करना चाहते। वैसे कहते रहें तो कोर्स की समझ लेंगे ठीक है ये इसको टेकअप कर लेंगे, एप्लीकेशन आ जाए उसके ऊपर पर ऑर्डर पास करना पड़ता और उस ऑर्डर को पास करने के लिए रीजन देनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि वो ज़्यादा उसके ऊपर एप्लीकेशन से मूव की जाए। अगर आपको लगता है लिस्ट ऑफ लीगल एड्स नहीं है तो आप अभी से उसके ऊपर एप्लीकेशन मूव करें, लेकिन आप इसका दावा डिस्कस किया जाए उसको उस एप्लीकेशन के ऊपर आप जैसा आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा, टेकअप करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, अगर आपकी एप्लीकेशन इंजंक्शन की पेंडिंग हो तो कमीशन की एप्लीकेशन आ जाए तो फोकस सारा कोर्ट का उधर चला जाए कमीशन की एप्लीकेशन, और दूसरी को वैसे सिंपल एप्लीकेशन आ गई उस तरह की कि जनाब इसने लिस्ट ऑफ जो है वो लीगल एयर की लगाई तो रखा जाता है उसको चलाएं इसके साथ साथ। लेकिन बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ और ऑफिसर ऑफ कोर्ट हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को पहले पॉइंट आउट करें। ये जस्टिस तक पहुंचने के लिए बड़ी हेल्पफुल यूजफुल होती है अगर ये सारी चीज़ें सामने ले आए। एक ऑर्डर 8 के अंदर है आपका सेट ऑफ, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा सेट ऑफ का, ऑर्डर 8 के अंदर है। अगर आपने किसी रिटर्न मनी सूट्स में अक्सर ये होता है मनी सूट्स में, अगर आपने कोई काउंटर क्लेम करना हो, जो आपने मदई ने आपके अगेंस्ट को एक मनी सूट फाइल किया है, आपसे कुछ वो पैसे क्लेम कर रहा है, अगर आप समझते हैं कि मेरे पैसे बनते हैं उसकी तरफ कि वो मुझे इतने पैसे देंगे, ठीक है, तो वो क्लेम जब आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में करते हैं तो हम उसको कहते हैं सेट ऑफ, ठीक है। इस सेट ऑफ के ऊपर, और ये सिर्फ और सिर्फ मनी सूट के ऊपर, और ये सेट ऑफ जो है ये आप इसका जवाब देगा फिर बाद में प्लेंटिफ, इसको हम दूसरे लफ्जों में जवाब का नाम भी देते हैं, ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा कि जब एक दफ़ा प्लीडिंग मुकम्मल हो जाती है, जिस तरह दावा आ जाता है उसके बाद फिर जवाब दावा आ जाता है, तो फिर कोई सब्सिक्वेंट प्लीडिंग नहीं होती। तो वो ऑर्डर 8 जो है उसका रूल जो 9 है वो कहता है कि आप विद द परमिशन ऑफ कोर्ट सब्सिक्वेंट प्लीडिंग दे सकते हैं, ठीक है भाई साहब। सेटअप और काउंटर क्लेम में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन था। ये सेट ऑफ उसी को काउंटर क्लेम करते हैं ना। फर्ज कर लें अगर आपने क्लेम किया और मनी सूट में सेट ऑफ करेंगे, काउंटर क्लेम आप उस सेंस में अगर स्पेशल लॉ में ड्रैग करके लेके जाएंगे, ठीक है, तो फिर तो आप जैसे हम फैमिली केस में काउंटर क्लेम करते हैं वहाँ सेट ऑफ नहीं होता। काउंटर क्लेम क्या करते हैं कि जनाब ये इसका सामान है जिसने क्लेम किया है, मेरा जनाब ये ले गई है जेवर, ये तो आ गया काउंटर क्लेम के सेंस में, ठीक हो गया। इसको हम सेट ऑफ या क्या सर ये काउंटर क्लेम जो है ये सर उसको मिलेगा जो नहीं, मैं स्पेशल लॉ की बात कर रहा हूँ कि स्पेशल लॉ में तो उसके ऊपर इशू लग जाता है, ठीक है, ये जनाब आपका है, और वो अगर काउंटर क्लेम आ गया तो उसको ट्रीट किया जाता है कि ये उसकी प्लीडिंग है। ये स्पेशल लॉ की बात कर रहा हूँ सिर्फ। लेकिन सीपीसी सीपीसी के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सीपीसी में सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया गया हुआ है सेट ऑफ, ठीक है। सेट ऑफ आपकी प्लेन ट्रीट हो सकती है। काउंटर क्लेम हम वैसे वर्ड यूज कर देते हैं इसके अंदर कि काउंटर क्लेम कर दिया गया, ठीक है। प्लेंटिफ ने अगर कोई चीज मांगी है तो हमें उसका सिर्फ रिप्लाई करना है। मनी सूट में हम जो काउंटर क्लेम करते हैं जिसको दूसरे लफ्जों में सेट ऑफ कहते हैं, वो प्लेन कंसीडर होती है। उसके अलावा तो हम कोई नहीं देखी मेरी घर इसके मुताबिक शेयर करेंगे आप कोई ये शेयरिंग ये सारा सिस्टम है। जी सेटअप जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बंदे से 50,000 रुपया लिया, तो मैं उसके खिलाफ दावा कर रहा हूँ कि ये दैट पर्सन ने मुझे 50,000 रुपया दे, वो आगे से जवाबनामे में ये उजर देगा कि मैंने इसको 30,000 रुपया दे दिया है, 20,000 रुपया पेंडिंग है, ठीक है। यानी कि वो समझा जाएगा 30,000 रुपया कार्ड ये 20,000 का ये क्लेम करेंगे भाई नहीं बात सुन उसके बाद सर आपकी यानी इट मीन कि ये सेटअप है। काउंटर क्लेम जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट क्लेम होता है डिफेंडेंट का। मिसाल के तौर पे एक बंदा क्लेम करता है कि मैंने इसे 50,000 रुपया लेना, वो डिफेंडेंट काउंटर क्लेम में जरूरी नहीं कि 50,000 की बात करे, वो कह सकता है कि मैंने तो इसे लाख रुपया लेना है, यानी कि वो एनिमल सूट नहीं करेगा। उसी दावे में वो कहेगा कि मैंने इससे 1 लाख रुपया लेना है, तो वो उसके कोर्ट फीस भी लगाएगा। इन केस अगर प्लेंटिफ नाकाम भी हो जाए अपने मामले को साबित करने में, तो उसका वो डिफेंडेंट जो है उसका क्लेम इंडिपेंडेंट चलेगा, यानी कि उसको कोर्ट फीस लगाने के बाद अगर वो साबित कर दे नहीं साबित नहीं, वो अगर उसको नहीं भी चलाता डिसमिसल एंड डिफॉल्ट भी हो जाता है, उसके बाद बावजूद भी डिफेंडेंट का इंडिपेंडेंट क्लेम रहेगा, यानी कि प्लेंटिफ के 11 होने की बना पर काउंटर क्लेम खारिज नहीं
सेटअप जो है ना, जितनी वो क्लेम मांग रहा होता है उससे कुछ डिडक्ट करके बाकी जो बचने होते हैं उसको सेटअप बोलते हैं। चले इस तरह कर लें तो डेफिनेशन पढ़ लेते, थोड़ी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ऑर्डर आर्ट के अंदर कोई काउंटर क्लेम का वर्ड यूज नहीं हुआ उसमें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ है। सीपीसी जरा निकाल दें अगर है किसी के पास सीपीसी है, सीपीसी है। Six. Particulars of setup. Every allegation of fact in the plaint, if not denied, 6. Particular of setup to be given in written statement, wherein a suit for recovery of money that defendant claims to set up against the defendant demands भाई साहब डिमांड कर रहा है वो, डिमांड्स एनी असर्टेन्ड सम ऑफ मनी। ये नहीं कह रहा मैंने पे कर दिया है, वो डिमांड कर रहा है मुझे दो इतने पैसे, तुम मुझसे लेने चले हो, मैं तुमसे डिमांड कर रहा हूँ पैसे दो। डिमांड्स एनी असर्टेन्ड सम ऑफ मनी लीगली रिकवरेबल बाय हिम, ठीक हो गया सर? फ्रॉम द प्लेंटिफ not exceeding the pecuniary limit of jurisdiction of the court, and both parties fill the same character as they fill in the plaintiff suit. Defendant may at at the time of first hearing of his suit, but not afterwards, unless permitted by the court, present a written statement containing a particular debt sought to be set off. ठीक हो गया भाई साहब? सेटअप का इशू मीनिंग भी होता है माना करना, जो मैं कह रहा हूँ वो माना करो। जी जी, आपने डिमांड करनी है भाई, तुमसे मुझे इतने पैसे आते हैं, तुम मुझसे लेने जा रहे हो। लेकिन सर ये पॉइंट मैं भी कभी मैंने इसका अपडेट नहीं, मैं इसको जरूर किया सर बिल्कुल करें, लोगों की बातें मैंने सर बिल्कुल नहीं। सेटअप से जो क्लेम करता है क्रेडिट उससे तफसील नहीं आप मांग सर हमने ऑर्डर देके बिल्कुल ठीक हो गया। तो इससे का मतलब ना क्या है, फर्ज कर लें आपका प्लेंट जो है, वो जो प्लेंट है वो चल रही है 4 लाख रुपए की। अब 4 लाख की प्लेंट चल किसके पास रही है? थर्ड क्लास के पास। अब आप वहां सेट ऑफ देने जा रहे हैं, इसका मतलब है असर्टेनमेंट और लिमिट का जो क्राइट। अब आप वहां सेट ऑफ देने जा रहे हैं, आप सेट ऑफ में लिखते हैं जनाब इसने तो मुझसे 4 लाख क्लेम किया हुआ है, मैंने इससे 2 करोड़ रुपया लेना है, लिख देता अपने सेट ऑफ में। अब वो थर्ड क्लास के पास 2 करोड़ का क्लेम नहीं चल सकता, ये पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन के ऊपर उसके ऊपर बार लग गई। उसको कहा जाएगा भाई तुम्हारा सेट ऑफ इज नॉट विद इन दी जुरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, ठीक है। उसके लिए इंडिपेंडेंट इन्वोक करो फर्स्ट क्लास पास में। अल्टीमेटली में होता क्या है उसमें, वही केस जो है क्योंकि सेट ऑफ इज इक्वल टू प्लेन, अब वो पूरे का पूरा केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा फर्स्ट क्लास। अब वहां चलेगा क्योंकि अगर थर्ड क्लास के पास रहता और सेट ऑफ भी चलता तो जुरिसडिक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाना था। अब चूंकि आपका सेट ऑफ बढ़ गया है, जुरिसडिक्शन पिक्यूनरी से बढ़ गया है, वो सेट ऑफ प्लेन की कैटेगरी में आ जाता है, वहां से उठा के फिर उसको फर्स्ट क्लास के पास ले जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट था वो जो ऑर्डर 8 के रूल 6 में लिखा हुआ है। ये कत्तर नहीं वैसे उधर संत बड़ी मोहब्बत के साथ क्या आपने कहा कि मैंने इतने पे कर दिए, दिस इज सेट ऑफ। काउंटर क्लेम का वर्ड पूरे ऑर्डर 8 के अंदर नहीं लिखा हो। काउंटर क्लेम सेट ऑफ को ही हम काउंटर क्लेम कहते हैं, और सेट ऑफ सिर्फ आपका वो सम है जो रिकवरेबल फ्रॉम दी प्लेंटिफ है, आपने उससे रिकवर करना है। आपने उसको ये नहीं कहना कि तुम्हारा 3-4 लाख का क्लेम है, 3 लाख मैंने आपको दे दिया, लाख रुपया आपको बस दे देता, दिस इज नॉट सेट ऑफ, ठीक है जी। इसके आगे और चलें, बुक मेरे पास आ गई, क्लियर कर लेते हैं और भी चीजें जो कुछ रह जाएगा इसमें। और आपने अगर कुछ इसमें से पूछना है 6, 7 और 8 में, ये अगर आप पूछना चाहें पूछने, टाइम पीरियड है इसमें बस दिया गया हुआ। अगर आपने क्या इंपॉर्टेंट है उसमें
सेट ऑफ ये था इंपॉर्टेंट इसमें, वो मैंने आपको बता दिया है कि सेट ऑफ एक्चुअल ये होता है। अब आप आ जाए 9, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। जुबानी याद हो सकता है यहाँ खड़े खड़े इतना खूबसूरत आर्डर है ये, ठीक है। ये 2-3 चीजें इसमें होती हैं। एक अदम तलबाना भी खारिज इसी में होता है, नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज भी इसी में डिसमिस होता है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग भी इसी आर्डर के तहत होता है, और डिसमिसल इन डिफॉल्ट भी इसी आर्डर के तहत होता है। ठीक हो गया। और किसी एक्स पार्टी डिग्री को भी आप इसी आर्डर के तहत ही चैलेंज करते हैं। ये सारी आपकी अपीयरेंस से रिलेटेड जो आपकी रेमेडीज हैं वो इसी ऑर्डर 9 के अंदर है। आपने तलबाना नहीं रखा, आप ऑर्डर 9 के अंदर आपको रूल 2 जो है वो कहता है अगर आपने तलबाना भी रखा तो आपका केस डिसमिस हो जाएगा। ठीक है। रूल 3 कहता है कि अगर आप दोनों पार्टीज एट द डेट ऑफ हियरिंग पेश नहीं हुई तो आपका केस डिसमिस कर दिया जाएगा। और 2 और 3 में जो सूट डिसमिस होता है वो 4 में रिस्टोर करवाया जा सकता है। ठीक है, याद करने के लिए जिस दिन केस हियरिंग के लिए फिक्स होता है पार्टीज ने कोर्ट में पेश होना, ये तो कल ऑर्डर आ गया, रूल आ गया। अगला कहता है अगर आपने प्रोसेस फीस नहीं दी, रूल 2 प्रोसेस फीस नहीं दी तो आपका केस डिसमिस हो जाएगा। रूल 3 जो है वो कहता है कि अगर दोनों पार्टी अपीयरेंस में नहीं है कोर्ट के सामने, कोई भी नहीं आया, ना प्लेंटिफ आया ना डिफेंडेंट आया, सूट डिसमिस हो जाएगा। कहता है 2 और 3 में अगर सूट डिसमिस होता है तो उसको रिस्टोर करवाया जा सकता है ऑर्डर 4 की रूल 4 की एप्लीकेशन देके। हम अदल करवाने में रिस्टोर करवा लेते हैं लेकिन हम वो याद नहीं रखते कि ये रेस्टोरेशन किस रूल के तहत हो रही है। 2 और 3 में सूट डिसमिस हो जाता है तो आप यू में ब्रिंग फ्रेश सूट आप लेके आ सकते हैं, कोई बार नहीं है। ठीक है, अदल तलवाना केस खारिज हो गया, फ्रेश सूट आ सकता है। नॉन अपीयरेंस पे दोनों पार्टी नहीं आई, अदम पैर भी खारिज हो गया, आ सकता है फ्रेश सूट। लेकिन आपके पास अल्टरनेट रेमेडी जो बेस्ट है बजाय फ्रेश लेके आने के, आपका क्लेम तो वही रहेगा। आपने एप्लीकेशन लेनी है वो रूल 4 की है, आप रूल 4 की एप्लीकेशन देके आप उसको रिस्टोर करवा सकते हैं। 5 के अंदर वही चीज है कि अगर आपने 3 महीने तक आपको कोर्ट कहती है कि तलवाना दे प्लेंटिफ को बुलाना है और अगर आपने वो नहीं कंप्लायंस की तो तब भी आपका सूट डिसमिस हो जाता है। ठीक है, वो टाइम पीरियड 3 मंथ का रखा गया है। 6 में आपको अक्सर आपने सुना होगा जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है वो रूल 6 के तहत होती है। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या होती है? प्लेंटिफ प्रेजेंट और डिफेंडेंट एब्सेंट ऑन डेट ऑफ हियरिंग। ये डेट ऑफ हियरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है लफ्ज। ठीक है, डेट ऑफ हियरिंग जो है वो अब जो कुछ दिन पहले मैंने जजमेंट पढ़ी है वो कहते हैं आफ्टर सबमिशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट डेट ऑफ हियरिंग स्टार्ट। फ्रेमिंग ऑफ इशू हुए हैं या नहीं हुए? अगर रिटन स्टेटमेंट आ गई है डेट ऑफ हियरिंग शुरू हो गई। रिटन स्टेटमेंट आने के बाद से हर डेट ऑफ हियरिंग होगी। इशू फ्रेम करने वाली डेट जो है वो भी डेट ऑफ हियरिंग होती है। ठीक है, ये समझ लेना आपने। रिटन स्टेटमेंट से पहले डिसमिसल इन डिफॉल्ट नहीं हो सकता। सही है, लेकिन कंफ्यूजन एक और आपके साथ शेयर करता जाऊं। जो पहले 2 चीजें लिखी हुई हैं कि अदम तलबाना और नॉन अपीयरेंस, वो दोनों के अंदर भी वर्ड हियरिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अब 2 कैटेगरी हैं कि आप उस स्टेज में कैसे कर सकते हैं और यहाँ पर हियरिंग को एक्सप्लेन करें। अब लफ्ज हियरिंग सीपीसी के अंदर एक्सप्लेन नहीं हुआ हुआ। ठीक है, ये जहां भी जजमेंट्स हैं वो जजमेंट्स ये हैं कि आपने डिसमिसल इन डिफॉल्ट और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग रिटन स्टेटमेंट से पहले तो ये कर ही नहीं सकते। उससे पहले दोनों काम आप कर सकते हैं। अदम तलबाना आए नहीं तो कार्य कर सकते हैं आप। दोनों पार्टी नहीं हाजिर हुई, तमील हो चुकी हुई है, मुकालनामा आ चुका है, जवाब दावा पेंडिंग है, आप अदम अपीयरेंस दोनों की खारिज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली कहा गया है कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग रिटन स्टेटमेंट से पहले नहीं हो सकती और ना ही आप वो जो जिसको हम कहते हैं डिसमिसल इन डिफॉल्ट, प्लेंटिफ वेराज और डिफेंडेंट प्रेजेंट, उसको हम कहते हैं डिसमिसल इन डिफॉल्ट। 6 के अंदर अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है तो उसकी बहाली है 7 के अंदर। आप रूल 7 की एप्लीकेशन दें
आप अपनी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग सेट असाइड करवा सकते हैं। 6 में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो गई, 7 में रिस्टोर करवा सकते हैं उसको। 8 के अंदर है डिसमिसल इन डिफॉल्ट, जब प्लेंटिफ गैर हाजिर है, डिफेंडेंट अपीयर है, डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो गया। और डिसमिसल इन डिफॉल्ट जो है ये रिस्टोर करवाया जा सकता है, आप 9 की एप्लीकेशन दें, ठीक है, उसके अंदर रिस्टोर हो सकता है। और अगर आपने रेस्टोरेशन नहीं करवाई तो फिर ये बार लग जाती है, ठीक है। 9 अगर आप डिसमिसल इन डिफॉल्ट में चले गए हैं, आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने रिस्टोर करवा दिया फिर तो बहुत अच्छी बात है, चल जाएगा केस रेस्टोरेशन में। लेकिन यस सर 30 डेज की इसकी टाइम लिमिटेशन है, फिर लिमिटेशन एक्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल है, आप उसकी सेक्शन 5 की दरखास्त लेके टाइम पीरियड कंडोन करवा सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है। अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर आप समझ गए हैं कि आपको नहीं, तो आप जेन्युइन रीजन बताएं, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 की दरखास्त दें और आपके वो 30 डेज जो है वो कंडोन किए जा सकते हैं अगर गुड काज आप शो कर दें। कितना कंट्रोल हो सकता है लिमिटेशन एक्ट 5 के तहत? सर ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। अगर आपने गुड काज बता दी, आप समझ जाएंगे जनाब आफ्टर डिसमिसल इन डिफॉल्ट मैं था ही हॉस्पिटलाइज्ड, मैं नहीं ऐसे नहीं होता। वर्ड हमेशा है कि रीजनेबल टाइम। अब उस रीजनेबल टाइम के अंदर कोर्ट अमूमन जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है ना, वो 3 साल एक आपने अपने जहन में फिट कर लेनी है। मेरे पास कल ये केस आया था 16 साल के बाद वो कहता है सर कुछ कर नहीं सर, वो उसको मैक्सिमम में ले जाएं, आप उसको इक्विटी मैक्सिमम में ला हेल्थ विजिलेंट नॉट बी इंडोलेंट, जो अपने हक पे 16 साल सोया रहा है उसको तो इक्विटी भी फेवर नहीं करती, ठीक है। तो वो उसको कहें आपको, ये एक कॉमन सेंस है कि रीजनेबल टाइम की जो डेफिनेशन जो एपेक्स कोर्ट से दी हुई है वो 3 साल है। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर कोई चीज़ ले आते हैं तो दैट अमाउंट्स टू अ रीजनेबल टाइम। ये कॉमन सेंस बेस्ड प्रपोजिशन है जिसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं। अगर आप 6-7 साल बाद कहें जनाब वो मैं बीमार था जनाब, मुझे पता नहीं चला, मेरे डिसमिसल इन डिफॉल्ट सेट असाइड कर दें, पता नहीं भाई ये अब बार लग चुकी है, तो ये 9 बार भी है, आप फ्रेश सूट भी लेके आ सकते हैं। और इसके बाद आगे 9-13 आपका, अगर आपकी एक्स पार्टी डिक्री हो गई हो आपके खिलाफ, 9-6 में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई, आप नहीं आए, आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चलती गई, फैसला हो गया, उस फैसले को हम कहते हैं एक्स पार्टी डिक्री। अब आप एक्स पार्टी डिक्री जब हो जाए फिर आप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग सेट साइड नहीं करवाएंगे, अब तो आप एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड करवाएंगे, उसी के अंदर सारा कुछ सेट असाइड हो जाएगा, ठीक है। कई मैंने ऐसे मामला देखे हैं जिसमें लोग आके एक्स पार्टी डिक्री में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की तरह दे देते हैं, जनाब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग मंसूख की जाए, मुझे सुना नहीं है, तो भाई आप 9-13 में एक्स पार्टी डिक्री की तरह से, अब प्रोसीडिंग वाला पोर्शन आपके हाथ से निकल चुका हुआ है, अब तो डिग्री पास होगी, अब आपके पास 2-3 रेमेडीज हैं, और रेमेडी आपके पास है, आप 12-2 दे सकते हैं, आप एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ 96 में अपील कर सकते हैं, या आप एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ 9-13 की एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कैसे करेंगे सर, आप उसकी ग्राउंड बनाएंगे, ठीक है, जनाब ये मिस रिप्रेजेंट किया गया केस को, ठीक है, या आप मुझे प्रॉपरली समन नहीं किया गया, या कुछ भी ऐसी ग्राउंड ना, ठीक है, ये आप ग्राउंड मिस रिप्रेजेंटेशन फर्ज कर लें, मैं हाजिर हूँ, समन हूँ, ठीक है, एक डेट पे हाजिर नहीं आया, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो गई, मेरे खिलाफ हो गई, अब केस चलता गया, अब जो उसने प्रूफ देने थे कोई उसने पास से पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बना के मैं वही कह रहा हूँ सर, आपके पास डे 1 से जैसे मैं इस क्लास में आया, मैंने कहा चूज ऑफ रेमेडी बड़े कॉशियस तरीके से करनी है। अगर आपको लगता है कि आप इसमें फिट हैं 9-13 में, तो फिर आप 9-13 में जाइएगा, आप उसको 12-2 में लेके ना जाइए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और ये डिग्री ली गई है, और आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, डिग्री ली गई है, तो फिर आप 12-2 में जाएं, उसका स्कोप थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। 9-13 का थोड़ा लिमिटेड का स्कोप है, इसलिए आपने चूज ऑफ रेमेडी अपने केस के हिसाब से करना है। अगर आपको रिलीफ 9-13 में रीजनेबल तरीके से मिल रहा है
तो फिर आपको 9-13 लेना चाहिए बजाय के बाहर देखे किसी तरफ। ठीक हो सर गया? आफ्टर रिटन स्टेटमेंट अगर भी एक्सपायरी डिग्री हो जाती है तो सर आफ्टर रिटन स्टेटमेंट ही एक्सपायरी डिग्री होगी उसके ऊपर। हो गई जी जी। उसके बाद हो जाएगी। सर आप उसके ऊपर सेट साइड में तो जा सकते हैं ना, आप जा सकते हैं सेट साइड में, लेकिन आप रिटन स्टेटमेंट आ गई है, मुझे एविडेंस नहीं देने दीजिए, या मैं पेश होता है एविडेंस देता, ठीक है, तो मैं केस को बदल सकता था। आप रिटन स्टेटमेंट दाखिल करके अपना मौकफ तो दे दिया आपने, अब आप हाजिर नहीं आ रहे, आप हाजिर आते, आपने एविडेंस देनी थी, उस अपने रिटन स्टेटमेंट को एलैबोरेट करते, आप दूसरी साइड पे क्रॉस करते, टेस्ट बाहर आता, ट्रुथ बाहर आता। अब ये सारा चीजें आपको डैमेज कर रही हैं, तो आप 9-13 में फिर भी आ सकते हैं, 9-13 में फिर में आ सकते हैं कि जनाब एक्सपर्ट की जो डिग्री है ये गलत हुई है। बेशक आपका 9 जवाबदार दाखिल हुआ सर। आगे क्विकली चलते हैं। ये ऑर्डर 10 जो है आपका, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज हुआ नहीं कभी प्रैक्टिकल लाइफ में, कोर्ट को करना चाहिए, ठीक है। एक दफा बुला के पूछने के जनाब ये रद्द किया गया है, जैसे क्रिमिनल में 342 की स्टेटमेंट होती है ना, एक दफा अक्यूज को पूछ लिया जाता है कि भाई ये एविडेंस आई तुम्हारे खिलाफ, तुम क्या कहते हो, ये ठीक है नहीं ठीक, अगर नहीं ठीक तो बयान देना और शहादत देना चाहते हो। इसी तरह एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज का वर्ड यूज है, प्लेन रिटन स्टेटमेंट सामने होती है, एक तरफ अलग है, अगर तो उसी को पूछ लिया जाए कि ये प्लेन ठीक लिखी हुई है बनाई है, अगर वो कहता है ठीक है केस शार्ट हो जाए। अगर जवाबदारी वाली साइड से पूछ लिया जाए कि ना मुद्दई को कि ये आपने डिनाई कर रहा है ये ठीक है, अगर वो आगे कह दे तो फिर एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी और नैरो डाउन हो जाता है। और जो बंदा भी एग्जामिन किया जाएगा ऑर्डर 10 के तहत, अगर उसको विटनेस बक्स में बुलाया जाता है, कोर्ट उसको कोई सवाल पूछती है क्लैरिफाई करने के लिए, प्लीडिंग, ही इज सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। जो बंदा विटनेस बक्स में आ जाता है उसको कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है, वो एलैबोरेट करता है बीइंग ठीक, तो फिर ही इज सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। दूसरी पार्टी के पास ये राइट है कि उसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, वकील से सिर्फ एलैबोरेशन पूछी जाती है, अब वकील को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। वकील से कोर्ट एग्जामिन करवा सकती है और वकील की एग्जामिनेशन किसी पॉइंट ऑफ फैक्ट के ऊपर समझी जाएगी कि ये पार्टी की ही एग्जामिनेशन, लेकिन उसको सब्जेक्ट टू क्रॉस, क्योंकि वकील विटनेस बक्स में नहीं, वो कोर्ट अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कह रही है। ये आपने ऑर्डर 6 में भी है, रूल 5 ऑफ फर्दर बेटर स्टेटमेंट, फर्दर और बेटर स्टेटमेंट, आप प्लीडिंग में फर्दर और बेटर स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। ये भी काम है कि कोई ऐसी चीज मिस हो गई है प्लीडिंग में, तो आप उसको अपनी फर्दर बेटर स्टेटमेंट दे के क्लियर कर दें। और कोर्ट की क्लियरेंस जो है वो ऑर्डर 10 के अंदर, कोर्ट अपना माइंड क्लियर करना चाहती है तो वो ऑर्डर 10 इन्वोक करे। हम पार्टीज को तो ऑर्डर 10 इन्वोक नहीं करवाते, वो कोर्ट का काम है, वो ऑर्डर स्पेसिफिकली कोर्ट का है। अगले तीनों चारों ऑर्डर जो है वो कोर्ट से रिलेटेड है, 10, 11, 12, ठीक है। वो कोर्ट क्या करती है, अपना एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी कम करने की कोशिश करती है, ठीक है। पार्टीज को पूछ ले, अगर किसी क्लेम पे वो एग्री है, इशू फ्रेम नहीं करेगी, लिख ले। अगर वो डिनाई ठीक डिनाइल है तो मदई को पूछा जाता है ये डिनाइल ठीक है जी, इससे हद तक ठीक है, और कम हो गया एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी। 11 में चले जाएं, रिकवरी और इंस्पेक्शन जो करते हैं हम, इंटेरोगेटरी, उसके अंदर भी चीजें कलेक्ट की जाती हैं ताकि एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी कम किया जाए। किसी क्वेश्चन के बारे में इंटेरोगेटरी करनी है तो वहाँ सारा प्रोसेस। एडमिशन वाला काम भी यही है कि अगर एडमिशन कर दिया जाए किसी चीज को तो फिर उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, फिर इशू फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में हम तीनों ऑर्डर बड़े कम पढ़ते हैं और ये तीनों ऑर्डर कोर्ट के लिए है स्पेसिफिकली, कि कोर्ट अपने एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी को कम करने के लिए ये तीनों ऑर्डर को इन्वोक कर सकती है। पार्टीज भी कर सकती हैं, 11 और 12 पार्टीज एप्लीकेशन दे सकती हैं उसके अंदर, जनाब इस फैक्ट की इंटेरोगेटरी करवा दो, ये नहीं है कि उनको पाबंदी है। लेकिन ऑर्डर 10 स्पेसिफिकली जो है वो कोर्ट इन्वोक करती है अपना माइंड क्लियर करने के लिए किसी भी फैक्ट्स के ऊपर। 9 13 आपका चलते हैं रखेंगे इसको आज बड़ा क्योंकि अगर क्विकली जाना है तो 13 बस सिंपल है, वो आपका 3-4 चीजें आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं।